हेलो फ्रेंड्स, मैं निर्जला चौहान यूट्यूब के लर्निंग पाठशाला चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और आज आप लोगों के लिए हिंदी पेडागोजी की ये जो क्वेश्चंस हैं वो लेकर के आए हैं, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। मैंने अलग से इनको लिखा है, पर ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। आप लोग कमेंट में बताएं आप लोग को वीडियो कैसी लगी। वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर करें। आप लोग शेयर करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुँचेगी, तो मुझे भी मोटिवेशन मिलता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे इस कंटेंट को, इस प्रैक्टिस सेट को या इस क्लास को देख रहे हैं, तो मुझे भी अच्छा लगता है। तो आप लोग शेयर करें और डिस्क्रिप्शन या वो कमेंट बॉक्स से आप लोग टेलीग्राम भी ज्वाइन करें। तो हम अपनी ये क्वेश्चंस हैं स्टार्ट करते हैं। ये हमारे 14 क्वेश्चंस हैं इसमें। आज मैंने ये 40 क्वेश्चन डाले हैं। आप लोग कमेंट में बताएं कैसी लगी, फिर उसके बाद में और क्वेश्चंस लेकर के आएंगे। तो प्रश्न नंबर फर्स्ट है कि मातृभाषा आधारित बहुभाषावाद है। जो मातृभाषा पर आधारित बहुभाषावाद है क्या है? फर्स्ट है किसी की विद्यालय शिक्षा मातृभाषा में आरंभ करना और बाद में अनेक भाषाओं को जोड़ते जाना। या सेकंड है किसी की विद्यालय शिक्षा मातृभाषा में आरंभ करना और बाद में अंग्रेजी को माध्यम रूप में लेना। या माध्यम के रूप में मातृभाषा सीखना और अंग्रेजी को एक भाषा के रूप में सीखना। या विद्यालय शिक्षा के प्राथमिक वर्षों के दौरान जहाँ तक संभव हो सके अधिक से अधिक भाषाएं सीखना। तो इसमें से मातृभाषा आधारित बहुभाषावाद के उपलक्ष्य में कौन सा सही होगा? तो इसमें है किसी की विद्यालय शिक्षा मातृभाषा में आरंभ करना। मतलब जब विद्यालय शिक्षा आरंभ होती है तो मातृभाषा और बाद में अनेक भाषाओं को उनसे जोड़ते जाना, ना कि पहले ही उनको कोई इंग्लिश सिखाना, या ये सब नहीं होगा। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन सही होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है नीचे हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि कक्षा 5 की एक अध्यापक 5 या 6 शब्दों वाले 5 वाक्यों का श्रुतलेख करती है। यानी कि वो श्रुतलेख करवाती है, बोल रही है, डिक्टेशन जो होती है वह 2 बार वाक्य पढ़ती है और शिक्षार्थियों को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए कहती है और बोले गए वाक्यों को लिखने के लिए कहती है। यहाँ पर अध्यापक श्रवण के किस उपागम का प्रयोग करना चाहती हैं? शीर्षपाद उपागम, टॉप डाउन, या संप्रेषणात्मक उपागम, या ऊर्ध्वगामी उपागम, या श्रुतलेख उपागम। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? कि वो श्रुतलेख करवाती है और 2 बार वाक्य पढ़ती है और शिक्षार्थियों को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए कहती है और बोले गए वाक्यों को लिखने के लिए कहती है। श्रवण के किस उपागम का प्रयोग करना चाहती है? तो इसमें जो उपागम जो होगा, जो हमारा थर्ड नंबर होगा, ऊर्ध्वगामी उपागम। ऊर्ध्वगामी उपागम यानी कि बॉटम अप। ये क्या लिखा हुआ है इंग्लिश में? ये बॉटम अप लिखा हुआ है। इसका मतलब होता है कोई चीज़ सुनकर ध्यान से सुनो और फिर उसको लिखो, तो ये बॉटम अप में आता है। मतलब सुनकर लिखने के अर्थ में बॉटम अप आता है। अब सेकंड का थर्ड ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन है। एक सेकेंड, ये पेन रुक गया है, तो आप लोग इसको क्लास को शेयर कर दे ज़्यादा से ज़्यादा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना ये हमारा कि एक अध्यापक अपनी कक्षा में विभिन्न समूहों को 10 शब्दों का एक समूह देती है। 10 शब्दों का एक समूह देती है। वह ऐसे शब्द ढूंढने के लिए कहती है जो शब्द से समानता रखते हों और नया शब्द बनाने के लिए उनके आगे उपसर्ग या पीछे प्रत्यय जोड़ा जा सके। इसे क्या कहा जाता है? शब्द जाल, थीम विषयक शब्द संपदा, विन्यास, या शब्द समूह। इनमें से क्या कहा जाता है? तो जब हम कोई नया शब्द बनाते हैं, भले ही उपसर्ग लगा के बनाए, प्रत्यय लगाकर बनाए, पर वो जो नया शब्द बनाया जाता है वो क्या कहलाता है? विन्यास कहलाता है। तो थर्ड ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि बोली से क्या तात्पर्य है? मतलब बोली से क्या तात्पर्य है? फर्स्ट है किसी एक क्षेत्र या सामाजिक समूह की वाचन विशेषता, या किसी एक क्षेत्र विशेष के लोगों द्वारा लेखन के लिए इस्तेमाल की जा रही भाषा, या किसी कार्य विशेष से संबंध रखने वाले लोगों की वाचन विशेषता, सत्ताधारी लोगों द्वारा इस्तेमाल की जा रही भाषा। तो इनमें से कौन सा सही होगा? तो किसी एक क्षेत्र या सामाजिक समूह की वाचन विशेषता, मतलब जो सामाजिक समूह की जो विशेषता होती है, बोली से तात्पर्य बताया गया है। बोली क्या होती है? एक क्षेत्र या सामाजिक समूह की वाचन विशेषता।
और क्षेत्र से बढ़कर बोले जाने वाली वो भाषा होती है। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन सही होगा, फोर्थ का फर्स्ट ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि एक अध्यापक कक्षा में समूह कार्य, जोड़ों में कार्य और रोल प्ले करवाती है और आजकल के लिए और आकलन के लिए शिक्षार्थियों का अवलोकन करती है। आकलन संबंधी इन गतिविधियों को क्या कहा जाता है? यानी एक अध्यापक कक्षा में समूह कार्य, जोड़ों में कार्य और रोल प्ले करवाती है और आकलन के लिए शिक्षार्थियों का अवलोकन करती है। तो आकलन संबंधी इन गतिविधियों को क्या कहा जाता है? कि वाचन आकलन, संरचनात्मक आकलन, कक्षा आकलन या संकल्पनात्मक आकलन। इसमें से कौन सा आकलन कहा जाता है? तो जो समूह में कार्य होता है, जो रोल प्ले करवाया जाता है या जोड़ों में कार्य होता है, वो अवलोकन करती है कि आकलन संबंधी गतिविधियों को क्या कहा जाएगा? तो संरचनात्मक आकलन इसको कहा जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 का सेकेंड ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक अध्यापक कक्षा में वस्तुओं के ऊपर वस्तु का नाम शिक्षार्थी की भाषाओं, अंग्रेजी तथा शिक्षार्थियों द्वारा जानी गई अन्य भाषाओं में लिखती है। यहाँ पर अध्यापक क्या करने का प्रयास कर रही है? यानी कि एक अध्यापक कक्षा में वस्तुओं के ऊपर वस्तुओं का नाम शिक्षार्थी की भाषाओं, अंग्रेजी तथा शिक्षार्थियों द्वारा जानी गई अन्य भाषाओं में लिखती है। मतलब कि जो उसमें जो भाषा जो जानते हैं शिक्षार्थी उसमें लिखती है। तो यहाँ पर अध्यापक क्या करने का प्रयास कर रही है? शिक्षार्थियों को वर्णमाला अक्षरों से परिचित करवा रही है, शिक्षार्थियों को भाषा संबंधी जागरूकता पैदा कर रही है, शिक्षार्थियों में लिपि संबंधी जागरूकता की समझ विकसित कर रही है, या कक्षा में भाषा समृद्ध परिवेश सृजित कर रही है। तो इसमें से क्या कर रही है? तो ये क्या कर रही है? कक्षा में भाषा समृद्ध परिवेश सृजित कर रही है। मतलब सबको सभी तरीके की भाषा आने लगे, वो वाला परिवेश, यानी बहुभाषा का परिवेश समृद्ध कर रही है, सृजित कर रही है। तो इसका सिक्स्थ का हमारा फोर्थ ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि भाषांतरण, ट्रांसलैंग्वेजिंग से क्या तात्पर्य है? जो भाषांतरण होता है मतलब भाषा का अंतर, और ट्रांसलैंग्वेजिंग मतलब कि एक भाषा से दूसरी भाषा में जाना, से क्या तात्पर्य है? भाषा की कक्षा में अनेक भाषाओं का शिक्षण, किसी वस्तु के शिक्षण अधिगम के लिए एक भाषा के बाद दूसरी भाषा का प्रयोग करना, कक्षा में शिक्षा अधिगम और बोलने के लिए अनेक भाषाओं का इस्तेमाल करना, सभी विषय वस्तुओं और साथ भाषाओं को एक ही भाषा में पढ़ाना। तो इसमें से कौन सा होगा? कक्षा में शिक्षा अधिगम और बोलने के लिए अनेक भाषाओं का इस्तेमाल करना। मतलब ट्रांसलैंग्वेजिंग भाषांतरण का बात कही गई है कि जो कक्षा में शिक्षा अधिगम है, बोलने के लिए अनेक भाषाओं में इस्तेमाल करना। मतलब कि जो बच्चा जो सीखेगा तो अनेक भाषाओं को सीखेगा, या बच्चा जौन सी भाषा जानता होगा उसमें वो सभी बच्चे सीख जाएंगे। तो 7 का थर्ड ऑप्शन सही है। और आप लोगों को कौन सा लग रहा है तो आप लोग भी कमेंट में बताएं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी पाठ्य सामग्री की प्रामाणिकता से क्या तात्पर्य है? कोई पाठ्य सामग्री है उसकी प्रामाणिकता से क्या तात्पर्य है? शिक्षार्थियों के स्तर को ध्यान में रखते हुए पाठ्य पुस्तक के लेखकों द्वारा विकसित सामग्री, मूलतः किसी एक संदर्भ विशेष से उपजी सामग्री जिसमें भाषा सहज के रूप से प्रयुक्त हो, और भाषा में अधिकार रखने वालों द्वारा विकसित पाठ्य सामग्री, पाठ्य पुस्तक के लेखकों द्वारा दूसरी भाषाओं से अनुवाद। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो मूलतः किसी एक संदर्भ विशेष से उपजी सामग्री जिसमें भाषा सहज रूप से प्रयुक्त हो। प्रामाणिकता से मतलब है कि जो भाषा है वो सहज रूप से प्रयुक्त हो। तो इसका 8 का सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा उपागम शिक्षार्थियों को अच्छा लेख लिखने के भिन्न चरणों को समझने का अवसर देगा? कौन सा उपागम शिक्षार्थियों को अच्छा लेख लिखने के भिन्न चरणों को समझने का अवसर देगा? वर्णनात्मक लेखन, लेखन का प्रक्रिया उपागम, लेखन का उत्पाद उपागम, संस्थानात्मक लेखन। तो इसमें से कौन सा होगा? तो इसका जो होगा वो होगा लेखन का प्रक्रिया उपागम। यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा उपागम शिक्षार्थियों को अच्छा लेख लिखने के विभिन्न चरणों को समझने का अवसर देगा? तो ये लेखन का प्रक्रिया का जो उपागम है यही उसको विशेष अवसर देगा। तो 9 का सेकेंड ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्याकरण सीखने से क्या आशय है? मतलब व्याकरण सीखने से क्या आशय है?
व्याकरण के नियम सीखना, सर्वप्रथम नियम सीखना, बाद में उसका प्रयोग कर सकना, अर्थ से संदर्भ में प्रयोग करना सीखना, किसी भी भाषा के लिखित और बोले जाने वाले स्वयं में गलतियां निकालना। तो इसमें से कौन सा सही होगा? इसमें होगा अर्थ से संदर्भ में प्रयोग करना सीखना, यानी अर्थ से प्रयोग करना भी आए हमें, अर्थ सीखना। तो 10 का थर्ड ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि त्रुटियों से क्या अभिप्राय है? त्रुटियां सीखने का संकेतक है, त्रुटियां भाषा अधिगम को बाधित करती हैं, त्रुटियों में उसी समय संशोधन कर देना चाहिए, त्रुटियों की पहचान कर उनको करने से बचना चाहिए। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? जो त्रुटियां हैं वो सीखने का संकेतक होती हैं, तो इसका हमारा फर्स्ट ऑप्शन सही होगा। त्रुटियां, ये वाला ऑप्शन सही है, फर्स्ट वाला, त्रुटियां सीखने का संकेतक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जिन शब्दों को हम सुनते हैं और पढ़ते हैं और फिर उनकी पहचान करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? जिन शब्दों को हम पढ़ते हैं, जिन शब्दों को हम सुनते हैं और पढ़ते हैं फिर उनकी पहचान करते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं? उत्पादक शब्द संपदा, संदर्भ में शब्द, आंतरिक शब्द संपदा या ग्रहण शब्द संपदा। तो इसको क्या कहते हैं? तो 12 का फोर्थ होगा ग्राम शब्द संपदा, यानी कि सुनते हैं और पढ़ते हैं तो उसको ग्रहण करते हैं, तो इसलिए इसको ग्राम शब्द संपदा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पीकिंग और रीडिंग, लिसनिंग और रीडिंग है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा पठन शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? पाठ्य सामग्री के मुख्य बिंदु को पाठक के पूर्व ज्ञान से जोड़ना, शब्दों, वाक्यांशों, भाषाओं के नमूनों से अर्थ ग्रहण करना, पाठ्य सामग्री को पढ़ते समय अर्थ ग्रहण करना, पाठ्य सामग्री, शब्द और वाक्यांशों को डिकोड करना। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसमें से जो ऑप्शन सही है वो है कि पाठ्य सामग्री, शब्द और वाक्यांशों को डिकोड करना, यानी पठन शिक्षण का उद्देश्य नहीं है, नहीं पूछा गया है, तो इसका फोर्थ ऑप्शन सही होगा कि उद्देश्य नहीं है। पाठ्य सामग्री मुख्य बिंदु को पाठक के पूर्व ज्ञान से जोड़ना, ये तो होना चाहिए। नमूनों से अर्थ ग्रहण करना, समय अर्थ ग्रहण करना, पढ़ते समय अर्थ, लेकिन ये डिकोडिंग वाला नहीं होगा, तो ये फोर्थ ऑप्शन हमारा गलत है, इसीलिए सही है 13 का फोर्थ ऑप्शन सही है। 13 का फोर्थ ऑप्शन सही है, सॉरी। अब 14 क्वेश्चन है। 14 में है कि जब शिक्षार्थी पहली बार विद्यालय आते हैं उन्हें अपनी मातृभाषा की भरपूर समझ होती है। अध्यापक अंग्रेजी या किसी अन्य भाषा की कक्षा में शिक्षार्थियों की मातृभाषा का इस्तेमाल कैसे कर सकती हैं? अध्यापक कक्षा की सामान्य भाषा से पढ़ाना आरंभ करें, फिर शिक्षार्थी को अपनी भाषा का इस्तेमाल करने में। अध्यापक को सिर्फ अंग्रेजी या दूसरी भाषा का इस्तेमाल करना चाहिए और शिक्षार्थियों को अपनी मातृभाषा के इस्तेमाल की अनुमति नहीं देनी चाहिए, ये तो गलती हो जाएगा। फिर अध्यापक बच्चों को उनकी इच्छा अनुसार भाषा का इस्तेमाल करने की अनुमति दे और वह स्वयं भी सामान्य भाषा बोल सकती हैं। अध्यापक को वही भाषा बोलनी चाहिए जिसे अपने शिक्षार्थियों को पढ़ाना है, शिक्षार्थी अंततः लक्ष्य भाषा सीखनी है। तो इसमें से थर्ड ऑप्शन सही होगा, क्योंकि अध्यापक बच्चों को उनकी इच्छा अनुसार भाषा का इस्तेमाल करने दें और अनुमति दें और वह स्वयं भी सामान्य भाषा बोल सकती हैं, तो इसका थर्ड ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 14 का थर्ड ऑप्शन सही है। तो ये हमारे 14 क्वेश्चंस हैं, तो आप लोग 14 में से बताएं कि आप लोगों के क्या स्कोर्स रहे, और आप लोग बताएं आप लोगों को ये ऐसे करके जो क्वेश्चन मैंने करवाए हैं, ये पेन से लिख करके आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई तो आप लोग बताएं, तो आप लोगों के लिए ऐसे ही और क्वेश्चन भी लेकर के आएंगे। और आप लोग वीडियो को शेयर ज़रूर कर दें जिससे सभी लोगों के पास क्वेश्चंस पहुंच जाएं। शेयर करें और लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन दबाएं जिससे नोटिफिकेशन पहुंच जाए आप लोगों के पास। और जो कमेंट बॉक्स है डिस्क्रिप्शन से टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लें।